तो छात्रों का मैंने इससे पहले वाले क्लास में आपको 16 महाजन पदों के बारे में बताया था। उसके बाद मैं आपको किसके बारे में, बृहद्रथ वंश के बारे में बताया था कि जो भारत का सबसे पहला जो साम्राज्य था वो मगध था, और उसका पहला साम्राज्य जो पहला शासक था मगध का वह कौन था तो बृहद्रथ था। ठीक है। और उसके बाद बृहद्रथ के बाद उसका पुत्र आता है जरासंध। जरासंध ने जैसे इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वह बिहार से लेकर और पूरे जैसे ये अफगानिस्तान तक की जैसे सीमाओं को वह राजाओं को पराजित कर चुका था। तो इस तरह मैंने इससे पहले कल वाले वीडियो में या फिर कल वाले क्लास में आप कह सकते हो कि मैंने वहां तक बताया था। और मैंने बताया था कि ये माहिया ने क्या किया था, उसने बाप बेटा दोनों को मारकर अपने बेटे जो जिसका नाम था बिंबिसार उसको वहां का राजा बना दिया। ठीक है। अब हम इसके आगे देखते हैं। चलिए, अब ये बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार को अब हम लेते हैं। तो ये बिंबिसार का जो कार्यकाल रहा है वह 544 ईस्वी से, तो कह सकते हैं एक पेन ले लें, हाँ, 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक का रहा है। ठीक है। और यहां पे देख लेते हैं कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार हर्यक वंश का संस्थापक तो बिंबिसार था। और आप देख सकते हैं यहां पे इन्होंने कब तक गद्दी पर बैठे, तो लगभग 15 वर्ष तक वो गद्दी, 15 वर्ष की आयु में ही, यानी 15 वर्ष की क्या उम्र होती है तो पता है कि वो नाबालिग था, यानी बालिग भी नहीं था। तभी उसके पिता ने उससे पहले वाले राजा को और उसके पिता को मारकर अपने बेटे को गद्दी पर बैठाया था। तो इन्होंने भी जैसा क्या कहते हैं वह जैसा उन्होंने किया था उस तरह कुछ इन्होंने भी किया था, और अपने पुत्र बिंबिसार को बैठाया जिस समय उसकी आयु कितनी थी, मात्र 15 वर्ष थी। ठीक है। और इसके नेतृत्व में मगध साम्राज्य का विस्तार जो है आरंभ होता है। यानी बिंबिसार से आप कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य का जो विस्तार होना प्रारंभ होता है। ठीक है। और इसने क्या करी थी कि इसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था। इससे पहले भी जैसे क्या कहते हैं इसकी राजधानी राजगृह, गिरिव्रत जो भी कह लें, वो पहले भी था। और लगभग 52 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। 52 वर्ष क्या, 52 साल तक शासन नहीं, 52 वर्षों तक, मतलब हो गया कि 52 वर्षों की उम्र तक इन्होंने शासन किया। ठीक है। और राजगृह का सुनियोजन वास्तुकार महागोविंद ने किया था। बिंबिसार ने मगध के उत्थान के लिए 3 प्रकार की नीतियां अपनाई। अब यही मैं ये कहता हूं, चलिए हमारा जो साम्राज्य है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल एक फैमिली का लेता हूं। हमारी जो फैमिली है, हम अपने फैमिली का विस्तार कैसे करेंगे, हम अपने फैमिली का विकास कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें जैसे क्या कहते हैं कोई ना कोई तो जैसे स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई नीति तो अपनानी पड़ेगी, कोई ना कोई तरीका तो खोजना पड़ेगा ना, जिससे कि हमारा परिवार जैसे एकदम काफी एकदम फले फूले, दिन रात चौगुनी क्या तरक्की करे। तो जब बिंबिसार ने मगध का राजा बना और जब इनको होश हुआ कि आखिर हमारी पदवी क्या है, हमारा पोस्ट क्या है, हमारा अर्थ क्या है, तब ये अपने राज्य को और भी बढ़ाना चाहा और चाहा कि हमारा राज्य एकदम समृद्ध हो, यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए उन्होंने बैठक, मीटिंग वगैरह जो भी होती है उन्होंने करी अपने जैसे क्या कहते हैं महामंत्रियों के साथ, और उसने 3 नीति अपनाई। उसने कहा हम इन 3 नीतियों से हम अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं। तो पहला नीति जो था इनका वैवाहिक संबंध। ठीक है। अब यहाँ पे वैवाहिक संबंध का ये मतलब हो गया, जैसे आज विवाह होती है लड़कियों की, तो क्या होता है, एक स्वेच्छा से कुछ उपहार, कुछ पैसे, कुछ नकद, दहेज कहे या स्वेच्छा से कहे, दिया जाता है लड़कियों को, ताकि हमारी बेटी वहां पे सुखी से रहे, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो उस समय भी कुछ ऐसा ही होता था, लेकिन उस समय मांगा जाता था। आज भी तो मांगे जाते हैं ना कि मैं इतना दहेज लूंगा, ये चीज लूंगा, घोड़ा गाड़ी बंगला, घोड़ा का जमाना नहीं रहा, बंगला गाड़ी, ये सब कैश, ये सारे। तो उस समय भी यही होता था कि राजा क्या करता था, ठीक है मैं आपकी बेटी से विवाह करूंगा, लेकिन
दहेज में आप अपना क्षेत्र जो है मेरे राज्य में, आप अपने राज्य को मेरे राज्य में मिला लो, अर्थात उस पर मेरा अधिकार, राजा आप ही रहोगे लेकिन मेरे अंदर आपको करना है। ठीक है, मैं जैसा चाहूंगा, जो नियम बनाऊंगा, जो कानून बनाऊंगा, उसी ढंग से आपको भी लागू करना है। आप एक तरह से ये कह सकते हो जैसे कि एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, ठीक है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार को तो कुछ अलग से जैसे क्या कहते हैं शक्तियां प्राप्त होती है, प्राप्त है भी, और वो चाहे तो अपने राज्य में कुछ कर भी सकती है। लेकिन उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी, मुख्यमंत्री के रूप में राजा तो होते थे लेकिन चलती थी केंद्र का, जिसके अधीन वो राज्य होता था। ठीक है, तो इन्होंने पहला नीति क्या अपनाई, वैवाहिक नीति, और इसी के अंतर्गत कौशल राज्य का जो राजा था प्रसेनजीत, उसकी बहन कौशला देवी से इन्होंने विवाह किया और दहेज के रूप में काशी जैसे उपजाऊ क्षेत्र को प्राप्त कर लिया। ठीक है, कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये वाला क्षेत्र दे दो। तो स्वाभाविक है जब ये वो क्षेत्र, तो जैसे क्या कहते हैं इनका राज्य जो है अब वो जैसे काशी तक चला गया, साम्राज्य इनका फैल गए। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य की विस्तार के लिए फिर क्या करता है, लिच्छवी की राजकुमारी यानी चेतक नरेश की पुत्री चेलना से शादी करी और दहेज के रूप में इन्होंने क्या किया, पंजाब, और दहेज के रूप में फिर वो क्षेत्र मांग लिया। फिर इसने क्या करी, पंजाब की राजकुमारी छेमा के साथ विवाह किया और पंजाब को अपने राज्य में। तो इस तरह इन लोगों को कितना शादी करनी है, नहीं करनी है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। चलो भाई हमारी ताकत बढ़ रही है, ऐसा करने तो करने में क्या जाता है। लेकिन आज के डेट में खासकर हिंदू रीति रिवाज में आप एक के बाद दूसरी शादी करके देख लो, नानी याद आ जाएंगे आपके, घर से भी, बाहर से भी और समाज से भी। लेकिन इस समय ऐसी व्यवस्था, उस समय ऐसी छूट उस समय नहीं होती थी कि आप अपने फायदे के लिए, आज ठीक है आप अपने फायदे के लिए बाकी काम करो, शादी मत करो, ठीक ना। चलिए, तो एक तो ये नीति थी इनकी वैवाहिक संबंध की नीति थी। दूसरा नीति क्या थी, मैत्री की नीति। या तो भैया हमसे दोस्ती कर लो, और दोस्ती कर लो और दोनों मिलकर फिर अपने क्षेत्र को और भी ज्यादा जैसे क्या कहते हैं ये शक्तिशाली बनाएंगे। तो एक ये नीति अपनाई। पहला नीति क्या अपनाया था कि चलो भाई अगर कोई ऐसा राज्य है जिसको हम नहीं जीत सकते हैं, कोई ऐसा राज्य जिसे हम नहीं जीत सकते हैं, तो हमें जैसे उस राज्य को जैसे उस पर अधिकार करना, उसको अपने अंडर में करना है। तो आप दो चीजें कर सकते हो, या तो आप उसे दोस्ती कर लो, लेकिन अगर उसने दोस्ती का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो फिर आप ये काम कर लो, उसको उसके साथ जैसे वैवाहिक संबंध का प्रस्ताव, उसके कुल में, उसके खानदान में कोई लड़की है तो जैसे शादी का जैसे प्रस्ताव भेजो। और कोई बढ़ती हुई शक्ति के साथ हर कोई हाथ मिलाना चाहेगा। ठीक है, आज भी आप देख लो जो पार्टी सबसे बड़ी है, जो छोटे छोटे पार्टियां जो होती है, जब किसी और के साथ मिली होती है, अगर वहां से टूटता है तो ये बड़े बड़े पार्टियों को ही चुनती है हाथ मिलाने के लिए। तो उस समय भी यही होते थे, जो कमजोर, जो छोटे राजा होते थे, वे अपनी चाहे बहन हो, पुत्री हो या जो भी हो, उसकी शादी करके वो उसके साथ मिल जाया करते थे। इससे उनको भी फायदा होता था। एक तो यही क्या कहते हैं समृद्ध शक्तिशाली सेना उनको मिल जाती थी सुरक्षा के लिए। तो इन्होंने दूसरी नीति क्या अपनाई थी, मैत्री की नीति अर्थात दोस्ती की नीति अपनाई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसने क्या करी थी, उस दोस्ती के खातिर एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। अवंती का जो शासक था, राजा था प्रद्योत सेन, उसके साथ उन्होंने क्या करी, दोस्ती यानी मैत्री संबंध स्थापित किया। और जब उनको ये प्रद्योत सेन को पीलिया हो गया था, जॉन्डिस हो गई थी, पूरा शरीर उनका पीला पड़ गया था, उनका इलाज करने वाला कोई नहीं था, तो उस समय एक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य हुआ करते थे, उनका नाम है जीवक। और वही जीवक जो था इनका राजवैद्य था, हर एक वंश का जो था ये राजवैद्य के रूप में यहाँ पे जैसे ये अपॉइंट थे, मतलब यहाँ पे जैसे रहते थे। और राजा के परिवारों की, राजा क्या कहते हैं जो भी सदस्य होते थे उसकी ये इलाज करते थे। तो इन्होंने अपनी दोस्ती को मजबूत बनाने के लिए, या फिर ये कहे अपने जैसे क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक तक को वहां भेज दिया। और
इनकी इतनी पकड़ थी आयुर्वेद में कि इन्होंने उनको उस राजा को जैसे क्या कहते हैं उस कष्ट से उस बीमारी से जैसे निकाल लिया। तो एक तो इन्होंने ये नीति अपनाई थी, कौन सी नीति अपनाई थी? मैत्री की नीति अपनाई थी। इसके बाद इन्होंने विजय की भी नीति अपनाई। जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, जो कहते हैं ना तो हम दोस्ती करेंगे ना कोई वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, तो स्वाभाविक है जिसके पास ऑलरेडी पहले से 4-5 जैसे क्या कहते हैं राज्यों की सेना है, इतने दूर तक फैले हुए हैं, चाहे वो वैवाहिक संबंध के द्वारा इनका साम्राज्य विस्तार हो या मैत्रिक नीति के द्वारा विस्तार हो, तो इनके पास इतनी बड़ी सेनाएं होती थी। तो फिर ये लोग क्या करते थे? वैसे लोगों को पहले तो प्यार से समझाते थे, ना मानते थे तो फिर उसके ऊपर आक्रमण कर देते थे, ठीक है, और जीत कर उस राज्य को, उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। तो बिंबिसार ने अंग को जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त कर दिया, ठीक है। अगर वो उनकी बात मान लेते तो वही राजा रहता, लेकिन उसने नहीं माना, तो इन्होंने क्या कही कि अपने पुत्र, इनका जो पुत्र था अजातशत्रु, इनको वहां का राजा बना दिया। और इतिहास में बिंबिसार एक ऐसा प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी थी और पहली बार हाथी को अपनी सेना में शामिल किया था। जैसे कि पहली बार हमारी भारत सरकार अपनी सेना में तेजस को शामिल किया है ना, ठीक उसी प्रकार हाथी का पहली बार जो है सेना में शामिल किया जा रहा है। किसने किया था? बिंबिसार ने। और इन्होंने क्या किया था? काम और अपनी सेना, अस्थायी सेना रखी है, हमारी अपनी सेना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या होता है? 493 ईसा पूर्व में अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है और मगध का शासक बन जाता है। स्वाभाविक है, बिंबिसार को भी तो नहीं था, हत्या के द्वारा ही जैसे गद्दी मिली थी, भले वो नहीं किया, उनके पिता किया, ठीक है ना, तो खून का असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अजातशत्रु ने भी यही किया था और राजा बना। तो इनका कार्यकाल आप देख सकते हैं कब से कब तक है? 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल है। देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया था अपने कार्यकाल में। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की भांति ही साम्राज्यवादी प्रकृति का शासक था। यानी जैसे क्या कहते हैं, अपने पिता को देखकर वे बहुत कुछ सीख गए थे और उन्होंने एक चीज अपने पिता से सीखी थी कि जैसे उनके पिता अपने साम्राज्य को बढ़ाते जा रहे थे, विस्तार करते जा रहे थे, इन्होंने भी जैसे अपने साम्राज्य को जैसे विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। और ये जो था अजातशत्रु, वो क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था। उस समय तक जैन धर्म आ चुकी थी। महावीर स्वामी अपने जैन धर्म को लेकर 24वें तीर्थंकर के रूप में जैसे क्या कहते हैं सामने आ चुके थे। तो ये क्या हुआ था ना कि इन्होंने जैसे जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और इनका नाम जो है उपनाम कुनिक था। याद रखेंगे, मैंने जैसे इनके पिता का भी जैसे एक नाम बताया था आपको उपनाम, इनका भी उपनाम आप देख लेंगे, कुनिक था। इनके शासन काल में 3 महत्वपूर्ण विद्रोह हुए जिसके परिणाम अजातशत्रु के पक्ष में रहे, ठीक है। उसको या तो दमन कर देते होंगे या जो भी हो, किसी न किसी रूप में। अब यहां पे देखते हैं कौशल के साथ संघर्ष। बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कौशल देवी की भी मृत्यु दुख के कारण हो गई। अब बाद में जिसके पति को बेटा ने मार गए तो स्वाभाविक है वो दुख तो जैसे क्या कहते हैं, कोई पत्नी कैसे झेल सकती है? बेचारी वह भी अपने पिता, अपने पति के वियोग में जैसे इस दुनिया से चल रही। फिर क्या हुआ? जब इनकी मृत्यु हो गई तो ये इनके पिता जो थे प्रसेनजित, इनको यकीन नहीं हुआ कि मेरी बेटी जैसे क्या कहते हैं ऐसे मरी। उनको ये पूरा शक था कि जैसे इनके दामाद को और कौशल, दामाद कहते हैं, इनकी बहन थी ना। तो जब इनको यकीन नहीं हुआ तो इनको लगा कि ये बिंबिसार और उनकी बहन जो थी कौशल, इसको भी अजातशत्रु ने मारा था। इसीलिए ये राजा क्रोधित होकर मगध को दिए गए काशी के अनेक गांव पर पुनः अधिकार कर लिया। कहा कि नहीं देंगे तुमको, जो करना है कर ले, ठीक है। और काशी को लेकर अजातशत्रु और प्रसेनजित के बीच युद्ध शुरू हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि इसने ऐसी मेरे साथ करी है, तो इसके पास एक बहुत विशाल सेना थी।
यह जैसा आधा क्या प्रसेनजीत पर आक्रमण कर देता है, लेकिन इतनी बड़ी सेना के सामने प्रसेनजीत का क्या चलता है, बेचारा पराजित हो गया और उसे भागकर श्रावस्ती में शरण ली। ठीक है, यानी जैसे क्या कहते हैं अंडरग्राउंड हो गए। दूसरी बार युद्ध में अजात शत्रु पराजित हुआ, लेकिन भागा कहां, शरण नहीं, उसने फिर से सेनाओं को इकट्ठा किया और अजात शत्रु के ऊपर आक्रमण किया और इस युद्ध में अजात शत्रु की जैसे पराजय होती है। लेकिन प्रसेनजीत की जो पुत्री थी वाजिरा के साथ अजात शत्रु ने विवाह करके संघर्ष को समाप्त कर देता है। अब ये बाप के तरह यह भी जैसे काफी ये था, उसके सामने मजबूरी थी, अब मैं क्या करूं, तो चले पहले तो उसकी बहन के साथ शादी हुई, अब इसकी पुत्री जो वाजिरा थी उसके साथ अजातशत्रु ने विवाह कर लिया और जब जैसे क्या कहते उसकी पुत्री से विवाह करेगा तो ससुर जी पर कैसे आक्रमण करेगा और वो अपने दामाद पे कैसे आक्रमण करेगा। तो इस तरह जो है ना वो युद्ध जो है दोनों के बीच जो टनी हुई थी जो युद्ध वो समाप्त हो जाती है। अजातशत्रु के शासनकाल में कौशल को अंतिम रूप से मगध में मिला लिया जाता है और बेचारे ससुर जी बुढ़े हो जाते हैं तो क्या करेंगे, उनसे चल नहीं रहा। फिर उस कौशल को राज्य को भी मगध में मिलाकर इसकी साम्राज्य को और बढ़ा दिया गया। ठीक है यहां तक। इसके बाद देखते हैं वज्जी संघ के साथ संघर्ष। अब अजातशत्रु का जो थे वज्जी संघ, इसमें कई छोटे छोटे राज्य मिलकर एक संघ बनाया गया था जिसका नाम था वज्जी संघ। आज के डेट में भी आप देखेंगे कि ये बहुत सारे देशों मिलकर छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं, जैसे कि विकसित देशों का जैसे संगठन क्या था, पहले 5 देशों का था, फिर बाद में 6 हो गया, अभी जैसे G7 हो गई है, उसमें सारे विकसित देश सब भी है। ठीक है, फिर जैसे बढ़कर जैसे G8 भी आ जाती है, G10 भी है, G11, इस तरह करके G20 तक आप देख रहे हैं ना। तो उस समय भी कुछ छोटे छोटे राज्य मिलाकर एक वज्जी संघ बना लिया था और इसके साथ इसकी फिर जैसे क्या कहते हैं तन जाती है, तलवारें निकल जाती है और कौशल विजय के बाद अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कार के सहयोग से वज्जी संघ में फूट डाल दी। अब जो 4-5 राजा थे वहां पे, क्योंकि सबको हराना तो इसके बस की बात नहीं है, तो इन्होंने अंग्रेज वाली नीति से क्या कहते हैं अपनाई थी, फूट डालो शासन करो। और सबसे पहले ये फूट डालकर शासन करने का काम यही अजातशत्रु ने ही किया था। आपको क्वेश्चन दे देगा, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, सबसे पहले फूट डालकर शासन करने का काम किसने किया, या सबसे पहले फूट डालकर विजय प्राप्त करने का काम किसने किया? तो इधर आधुनिक भारत में अंग्रेजों ने किया था, लेकिन सबसे पहले यही अजातशत्रु ने किया था। और इसने कहां पे फूट डाला था, तो ये वज्जी संघ, वज्जी राज्य जो था उसमें फूट डाल दी थी। उसके बाद 16 वर्षों तक युद्ध में इसने वैशाली को अपने राज्य में मिला लिया, उसी संघ का ये हिस्सा था, मिला लिया गया। इस युद्ध में अजातशत्रु ने टंकक, शिला एवं गदा, मूसल जैसे शस्त्रों का प्रयोग किया। अब यहां पे देखेंगे 2 शस्त्र, ये नए शस्त्र हैं। 2 शस्त्र ये क्या है, सबसे पहले हो जाता है कि टंकक शिला और गदा मूसल। टंकक शिला का मतलब हो गया कि एक आप देखेंगे ना कि एक रथ जो है जा रही है और उस रथ के आगे कुछ तलवारें वगैरह सब है, वो आगे चल रही है और चक्कर चलते रहता है और जो उसके सामने आते हैं तो गाजर मूली की तरह कटते जाता है। बाहुबली में जैसे आप देखेंगे ऐसे रथ का प्रयोग यूज किया गया था। और गदा मूसल मतलब एक बहुत बड़ा ये होता था ना, जैसे कि आप पहले ये क्या कैसे फेंका, गोला जो हाथ से ऐसे फेंका जाता था ना, तो उसको जो है ना ऐसे खींच कर बड़े बड़े लकड़ी का बना होता था, उस पर बड़े पत्थर रखी जाती थी, उसको खींचा जाता था, छोड़ा जाता था, तो जाकर बड़े बड़े पत्थर जो है ना कि दुश्मन के सेना पर जाकर गिरता था और इससे बहुत सारे दुश्मन की जैसे क्या कहते हैं मौत हो जाती थी, जैसे अंग भंग हो जाता था। तो गदा मूसल वही कहते हैं। ठीक है, तो ये 2, एक तो कंटक शिला एवं गदा मूसल, ये दोनों शस्त्र का प्रयोग आपको बाहुबली में देखने को मिल जाएगा, आप देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इनका प्रयोग इन्होंने पहली बार किया था। ठीक है, वज्जी से युद्ध करने के लिए गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर अजातशत्रु ने एक छावनी का निर्माण कर दिया, जो बाद में वही छावनी जो था ना बाद में पाटलिपुत्र के नाम से जानी गई। और पाटलिपुत्र कहाँ है, तो यही तीनों नदियों के संगम पर तो है, गंगा, गंडक, सोन। ठीक है,
पाटलिपुत्र के नाम से जानी गई। चलिए, अवंती नरेश प्रद्योत के द्वारा आक्रमण किए जाने की आशंका को ध्यान में रखकर अजात शत्रु ने राजगृह में सुरक्षा दुर्ग बनवा दी, एक बहुत ऊंची बहुत बड़ी दीवार खड़ा करवा दी, जो भारत में स्थापत्य निर्माण कला का सबसे प्राचीनतम उदाहरण है। मैंने सिंधु घाटी सभ्यता में भी बताया था कि चाहे वो हड़प्पा हो या मोहनजोदड़ो हो या लोथल हो, ये जो है ना, इसमें दो टीलाएं होती थी, एक पूर्वी होती थी, एक पश्चिमी होती थी। तो जो पूर्वी टीला होता वो छोटा होता था, वो एक दुर्ग की तरह होता था, उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें होती थी, फिर उसके अंदर में भी, और वो जो ऊंची ऊंची दीवारें होती थी वो पक्की ईंटों के बने होते थे, फिर उसके अंदर में एक और दीवारें होती थी सुरक्षा कवच के लिए, और वो कच्ची ईंटों के बनी होती थी, और इसमें जो प्रशासकीय वर्ग होते थे, जो पुरोहित वर्ग होते थे, वो रहते थे। और एक दुर्ग जो पश्चिम की तरफ था, जिसको पश्चिमी किला कहते थे ना, तो उसमें एक ही दुर्ग होते थे, उसमें एक ही दुर्ग होते थे, और किसी किसी में तो दुर्ग भी नहीं होते थे। ठीक है, तो जब इन्होंने देखा कि जैसे नहीं, यहाँ पे हमने नहीं देखा, फूट तो डाल दिया, चलो कुछ को इन्होंने जैसे ये कर दिया, लेकिन कुछ और भी है राजा जो हम पर आक्रमण करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने अपने राजधानी को सुरक्षित रखने की कोशिश की, और राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने बड़ी ऊंची ऊंची और चौड़ी दीवारों का ये दीवारें बनवाकर अपने जैसे जो इनकी राजधानी थी गिरिब्रज के, ये जो आज का राजगीर है उसको जैसे घेरवा दिया। ठीक है, और ये जो दीवारें जो बनी हुई है, यह उस जमाने का सबसे प्राचीनतम स्थापत्य निर्माण कला का एक जीता जागता उदाहरण है। ठीक है, आप कभी राजगीर जाएंगे तो इस दीवार को जरूर देखेंगे, अभी भी कुछ उसके भग्नावशेष बचे हुए हैं। चलिए, इसके बाद क्या होता है, मल्ल के साथ संघर्ष। ठीक है, ये आप देखेंगे मल्ल के साथ भी जैसे युद्ध होती है। लिच्छवों को पराजित करने के बाद अजात शत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण किया। जब यहाँ पे वज्जी संघ को इन्होंने जैसे क्या कहते हैं तहस नहस कर दिया, तब जैसे क्या कहते हैं एक और संघ था, वो था मल्ल संघ। ठीक है, और इन्होंने तब जैसे क्या कहते हैं इनके बारे में सोचा और इस पर आक्रमण कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसमें कुछ खास उतना जैसे शक्तिशाली जैसा राजा नहीं मिला होगा, जिसकी वजह से ये बड़ी आसानी से इनको अपने राज्य में मिला लिया। कुछ जो अरे हुए थे तो उसके साथ जैसे वैवाहिक संबंध बनाए, फिर वत्स को अपना मित्र बना लिया। जैसे कि इनके पिता ने जैसे जो नीति अपनाई थी, 3 नीति, वैवाहिक संबंध, मित्र और विजय, युद्ध, तो यही तीनों नीति इन्होंने भी अपनाया था। और इस तरह इनका साम्राज्य दिन प्रतिदिन फैलता चला गया, जैसे विस्तार होते गया। अजात शत्रु ने अपने शासन काल में, अजात शत्रु ने अपने शासन के 10वें वर्ष में गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अनेक अवशेषों पर राजगृह में स्तूप बनवा दिया। महात्मा बुद्ध के जो मृत्यु हो जाती है और उनके जो अवशेष थे, जो उनके हड्डियां, उनके जो कुछ भी थे उनसे रिलेटेड, उस पर उन्होंने एक स्तूप, एक बड़ा सा जैसे पिलर बनवा दिया गोलाकार। ठीक है, जिसको जैसा क्या कहते हैं बौद्ध स्तूप के रूप में भी जाना जाता है। अजात शत्रु से वैशाली की नगर वधु आम्रपाली प्रेम करती थी, और इसके शासन काल में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और अजात शत्रु का पुत्र उदयन की बारी आती है और अपने पिता की तरह उसने भी अजात शत्रु की हत्या कर देता है। जैसे अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का हत्या किया, तो कहावत है ना, देख सिख परोसिया सिख न सिखवे तत्व सिख, अर्थात देखिए कि तो कोई सीखता है ना कि सामने वाले ने ये किया तो हम क्यों ना करें। और उसी गद्दी के लिए फिर इनके जो बेटा होता है उन्होंने भी अपने पिता की हत्या कर मगध साम्राज्य का शासक बन गया। ठीक है, तो आज के लिए आपके पास इतना आप देख लेंगे। अजात शत्रु और मैंने बिंबिसार के बारे में बताया था, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देखिए बन रही है और इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन रही है, तो इसको क्या कहते हैं मिस ना करें। ये आपका जैसे मेंस के लिए भी चल रही है और पीटी के लिए भी चले, तो इसको बड़े ध्यान से अपना नोट्स तैयार करें। और मैं बीच बीच में जैसे कभी कभी जैसे क्या कहते हैं क्विज भी रखूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप सब उसमें जैसे शामिल हो। और किसी तरह की और भी कोई जैसे क्या कहते हैं आप लोगों का सुझाव हो तो कृपया जैसे मेरा नंबर जैसे इसमें दिया हुआ है, सबके समय दिया हुआ है, उससे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, फिर मिलेंगे।
और जब मिलेंगे तो उदयन को लेकर आएंगे, जिन्होंने भी अपने पिता को भी जैसे क्या कहते हैं मार के जैसे गद्दी लाई थी। ठीक है।